अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे व्हाट्सएप पे आप अपनी स्टोरीज़ भी सेंड कर सकते हैं, जैसा कि ये आज की स्टोरी शैलीना ने मुझे रावलपिंडी से सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। असलम साहब के 2 बेटे थे, हामिद और साजिद। हामिद की उम्र 25 साल थी जबकि साजिद 23 साल का था। हामिद पापा, आप तो जानते हैं ना कि हमारा बिज़नेस दिन ब दिन पीछे जा रहा है। कितना कर्ज़ा हो गया है। हम पर 80 करोड़ की हवेली होते हुए भी कर्ज़े की भीख मांगनी पड़ती है। असलम साहब, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि इस मनूस हवेली की वजह से मैंने अपनी बीवी और तुमने अपनी माँ खो दी। तुम्हें अभी भी इस हवेली जाना है। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। वहाँ ना हवेली मुझे बेचने हैं और ना इस हवेली में वो रहती है। इसने मेरी बीवी को मारा है और अब हम वहाँ गए तो वो हमें भी मार सकती है। साजिद, जो ये सब खामोशी से सुन रहा था, आखिर में बोल पड़ा कि बाबा, तो आप बता क्यों नहीं देते कि वो जिसने मेरी माँ को मारा है, मुझे अभी भी याद है। जब मैं इस दिन सुबह उठा तो माँ को छत की दीवार से लटकता पाया था। वो मंजर क़यामत का था, लेकिन आज तक इनके कातिल का पता ना चल सका। लेकिन मुझे पता है बाबा, आप ज़रूर इसके कातिल को जानते हो। आखिर बता क्यों नहीं देते? असलम साहब बिना कुछ बोले अपने कमरे से चले गए। इनके जाते ही हामिद ने साजिद को अपने पास बुलाया। हामिद बोला कि साजिद, तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि बाबा बता देंगे? 18 साल से पूछ रहा हूँ, लेकिन बाबा को हमें बताना ही नहीं। इसलिए मैंने अंदर ही अंदर वो हवेली बेच देना, और गांव में कोई तो होगा जो हमें इसके राज के बारे में बताएगा। इसलिए हम कल ही हवेली जाएंगे। अगर बाबा हमारे साथ चलेंगे तो ठीक है, वरना हम दोनों चले जाएंगे। असलम साहब कमरे में दाखिल हुए तो बहुत परेशान थे। उन्होंने कमरा बंद किया और मन ही मन में कुछ सोच कर डर रहे थे कि अगर मैं बच्चों को पता चल गया कि मुझसे क्या गुनाह हुआ है तो वो मेरे मुंह पर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। लोग थूकेंगे मुझ पर। मैं जानता हूँ कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया। वो गलती मुझे खाई जा रही है। मैं क्या करूँ? अगर इसने मेरे बच्चों को मार दिया तो क्या होगा? खुदा मुझे माफ़ करे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन इसकी सज़ा मेरे बच्चों को मत देना। अचानक दस्तक हुई। असलम साहब चौंक गए। किसी ने कुछ सुन तो नहीं लिया? असलम साहब ने दरवाज़ा खोला तो सामने हामिद खड़ा था। कुछ काम था बेटा? हाँ बाबा, हम कल गांव जा रहे हैं हवेली देखने, और मैं आपसे पूछने नहीं बल्कि बताने आया हूँ। अगर आप कल चलेंगे तो ठीक है, वरना हम अकेले ही जाएंगे। असलम साहब जानते थे कि हामिद जो बोलता है वो करता है, इसलिए उन्होंने साथ चलने की बात मान ली। लेकिन एक खौफ इनके साथ था जो इनके चेहरे पर जाहिर हो रहा था। बाबा, हम लोग 18 साल बाद जा रहे हैं, सब कुछ बदल गया होगा ना? असलम साहब, हाँ, कुछ कुछ चीज़ें माजी में भी पीछा नहीं छोड़ती। तो उसने कहा कि कुछ नहीं बाबा, तुम तैयारी करो, हम कल ज़रूर निकलेंगे। तब तक मैं भी आराम कर लेता हूँ। वो अपने कमरे में चला गया, जबकि असलम साहब बार बार इस हवेली के सोच रहे थे कि अचानक इन्हें एक ख्याल आया और वो कुछ ढूंढने लगे। पूरा कमरा छान मारा, लेकिन जो तावीज़ वो ढूंढ रहे थे उनको नहीं मिला। अब क्या होगा? वो तावीज़ नहीं मिला। वो मुझे मार देगी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी बीवी को तो पहले ही मार चुकी है। कोई रास्ता भी नहीं जिससे मैं अपने बच्चों को रोक सकूं। पूरी रात असलम साहब की सोच में गुजरी कि अगला दिन कौन सा तूफान लेकर आएगा। हामिद और साजिद घर के बाहर असलम साहब का इंतज़ार कर रहे थे। जब वो गेट बंद करके इनके पास आए, बाबा इतनी देर क्यों लगा दी, जबकि आप तो तैयार थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए मैं रुक गया था। अच्छा, आप गाड़ी में बैठे, वरना शाम हो जाएगी। आप तो जानते हैं कि शहर से कितना दूर पड़ता है आपका गांव। हाँ चलो, खुदा हमारी हिफाजत करे। हामिद ने गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग गांव की तरफ चले गए। गांव की तरफ 2 रास्ते जाते थे, एक हाईवे से और दूसरा जंगल से। हामिद ने जंगल की तरफ गाड़ी मोड़ी और वो जंगल के रास्ते से गांव की तरफ जाने लगे कि अचानक बीच रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो गई और गाड़ी रुक गई। जब गाड़ी झटका खाकर रुकी तो असलम साहब होश की दुनिया में वापस आए। हामिद गाड़ी से उतरा और गाड़ी का इंजन देखने लगा कि शायद कुछ खराबी हो गई है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। हामिद आसपास देखने लगा कि शायद किसी मैकेनिक की दुकान मिल जाए। साजिद भी गाड़ी से उतरा और इसके पीछे चला गया।
जबकि असलम साहब गाड़ी की पिछली सीट पर अकेले ही थे और वो खुदा से दुआ कर रहे थे कि किसी तरह गाड़ी गांव पहुंच जाए कि अचानक गाड़ी के शीशे पर एक अक्स नजर आया। उन्होंने जैसे ही इस तरफ देखा तो खौफ की लहर इनके जिस्म में दौड़ पड़ी। चंदा तुम, लेकिन तुम तो मर चुकी हो। वो एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी शादी के लिबास में, लेकिन इसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। अचानक इसने हंसना शुरू कर दिया। क्यों, क्या हुआ? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलो, जवाब दो। अचानक वो रोने लगी और इसका चेहरा बदलने लगा। इसका चेहरा जला हुआ था, इसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, बाल बिखरे हुए थे। तो असलम साहब ये देखकर बेहोश हो गए। माजिद ने गाड़ी स्टार्ट की और वो गांव की तरफ निकल गए। गांव की ज़मीन आते ही उनको हवेली नजर आई, जिसे देखकर साजिद और हामिद मुस्कुराए। लेकिन असलम साहब के ज़हन में अभी भी वो लड़की थी। वो सोच रहे थे क्या वो सपना था या हकीकत। हामिद ने गाड़ी ठीक हवेली के पास रोकी और गेट पर खड़ा हो गया, जबकि असलम साहब और साजिद गाड़ी के पास खड़े थे। हामिद हवेली का गेट खोलने लगा जब किसी ने अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाज़ा खोला। वो मंगल लाल था, असलम साहब का वफादार। इसने जैसे ही असलम साहब को देखा तो भागता हुआ इनके पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि साहब, आप यहाँ वापस आ गए। मुझे यकीन था कि आप एक दिन ज़रूर आएंगे और हवेली फिर से आबाद होगी। असलम साहब इनसे मिले और अपने दोनों बेटों को भी इनसे मिलवाया। वो सब हवेली के मेन एंट्रेंस से दाखिल हुए। हवेली पहले की तरह साफ़ और चमकदार थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी। मंगल लाल साहब, रोज़ इसकी सफाई करवाता हूँ, इसी उम्मीद पे कि आप एक दिन ज़रूर आएंगे। मंगल लाल साहब, ऊपर के 2 कमरे साफ़ हैं और आप चाहें तो वहाँ पर आराम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी मुलाजिम से कहकर हामिद और साजिद को इनका कमरा दिखाओ और ख़ुद मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ देर के बाद मंगल लाल सारे मुलाजिम को लेकर आया, जिसमें से एक मुलाजिम को हामिद और साजिद के कमरा दिखाने को कहा और वो इन दोनों के साथ ऊपर चला गया। बाकियों को सफाई का हुक्म दिया और कुछ को किचन संभालने का कहा। खुद इस कमरे में चला गया जहाँ पर असलम साहब इनका इंतज़ार कर रहे थे। मंगल लाल, जी मालिक, आपने याद किया। असलम साहब ने जल्दी से कमरे की खिड़कियाँ और दरवाज़ा बंद कर दिया। असलम साहब, मुझे कुछ पूछना है। तुमसे 20 साल पहले जो लड़की जो गुम हुई थी, चंदा, वो मिली या नहीं? मेरा मतलब है कि उसका कुछ पता चल सका? मंगल लाल, नहीं साहब, नहीं साहब। कहाँ, इसकी माता तो अब सारा दिन पूरा मंदिर के पास बैठी रहती है कि भगवान इसकी बेटी लौटा देगा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ लोग तो कहते हैं कि किसी शहरी बाबू के साथ भाग गई थी, लेकिन साहब इसे माता पिता अभी भी उम्मीद में हैं कि वो आएगी। इसका पता हमारी ज़मीनों पर काम करता है। इससे कोई पूछता है तो वो रो देता है, कोई बात सोच सोच कर बेहोश हो जाता है। लेकिन इनको अभी भी लगता है कि इनकी बेटी हवेली में गायब हो गई है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहते। असलम साहब ने कहा कि उनको क्यों लगता है, जबकि पुलिस ने 20 साल पहले हवेली में छानबीन की थी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला था। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि मेरा ख़ास आदमी कहाँ है? मंगल लाल बोला कि वो रामू, वो अभी आता होगा। इसके आपके आने की मैंने खबर दे दी थी असलम साहब। और हाँ, कल से ऐलान करवा दो कि अब हवेली रोशन होगी। असलम साहब ने जैसे ही बात ख़त्म की, मंगल लाल को भेज दिया तो सामने से रामू नज़र आया। वो आ रहा था उनकी तरफ। रामू बोला कि साहब, आप आए हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप आखिर वापस आ ही गए। तो असलम साहब भागकर रामू से गले लगे। रामू उनके हर काम में इनका साथी था। इसका हाल चाल पूछकर दोनों बैठ गए। रामू, मुझे बहुत खुशी हुई, आपके आने से पहले मैं हवेली में रौनक लग गई है। क्या ख्याल है असलम साहब? यार, तुमसे एक बात करनी है। वो चंदा याद है तुम्हें? तो रामू बोला कि हाँ, इस चिड़िया को मैं कैसे भूल सकता हूँ। बड़ी आई थी हवेली का राज फाश करने। साली को उठाकर हमने पूरे महीने मज़ा किए और इसके बाद जो पास जंगल है ना, वहाँ पर हमने उसको फेंक दिया था। मैंने आज तक किसी को पता ना चल सका, बस खबर आम कर दी कि वो शहरी बाबू के साथ भाग गई। लेकिन आपको वो क्यों याद आई, वो भी इतने सालों के बाद? तो असलम साहब, गौर से सुनो, मेरी बात तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरी बीवी को जब खून हुआ तो अगली सुबह मैंने हवेली छोड़ दी थी, लेकिन इस रात मेरी बीवी का खून इस चंदा ने किया था। मैंने अपनी बीवी की मौत से पहले इसे हवेली में देखा था। रामू बोला कि अच्छा मजाक करते हो,
आप इसकी मौत तो मैंने 1 महीना पहले ही हुई थी। इस वाक़े से आपको वहम होगा और कुछ नहीं। इसे मारना होता तो पहले हमें मारती। असलम साहब बोले कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, बहुत बार वो मुझे नज़र आई है और मैं जब हवेली की तरफ आ रहा था तब भी वो नज़र आई थी। इसका भयानक चेहरा, मुझे लगता है कि इसकी रूह है जो बदला लेने आई है। रामू बोला कि मैं बोल रहा हूँ ना कि वहम है आपका। मैं इस हवेली में बहुत बार आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बस आज तैयार हो, एक नई चिड़िया पकड़ी है, आप सब कुछ भूल जाओगे, याद रहेगी तो बस आज की रात। असलम साहब के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छा गई। आज वो पहले की तरह गलती करने जा रहे थे, जिसका वो कुछ देर बाद अफसोस मनाएंगे। और वो दोनों उठकर वहाँ से चले गए। लेकिन कोई गुस्से से इनकी बातें सुन चुका था। इसकी आंखें सुर्ख होती गई और इसकी आंखों से खून बहने लगा। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और आहिस्ता आहिस्ता हवेली के सब शीशे टूटते गए। मंगल लाल जब हवेली वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि हर जगह शीशे टूटे बिखरे पड़े थे। मंगल लाल ने मुलाजमों को बुलाया और घर साफ करवाया, लेकिन असलम साहब को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानता थे अगर वो कुछ बताएगा तो वो उल्टा इनको मुलाजमत से निकाल देंगे। फिर अचानक गेट से मुलाजमा के साथ 2 लड़कियां महल में दाखिल हुईं, जिनकी उम्र 15-16 साल के करीब थी। वो दोनों मुलाजमा के साथ किचन में चली गईं, जबकि मंगल लाल इन दोनों को देखकर सोच रहा था कि असलम साहब ने इन्हें क्यों हवेली में आने दिया, कहाँ जब हवेली में पहले ही मुलाजिम थे। अचानक हामिद की आवाज़ पर मंगल लाल सोच की दुनिया में वापस आया। हामिद, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मुझे पता है कि आप ये सब जानते हैं। वो बोला कि साहब, आप मुझे पता है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हामिद कहने लगा, तो बताइए कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई और ऐसा कौन सा राज है जो बाबा हमें नहीं बता रहे, और ऐसा क्या है जिसकी बाबा को पछतावा है। मंगल लाल बोला कि साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, और जब ये वाक़या हुआ था तो मैं किसी को काम से बाहर गया हुआ था। हामिद बोला कि मैं समझ गया हूँ, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ जो मेरे बाप का वफ़ादार है, तो बस मैं अब ये राज खुद पता कर लूँगा। हामिद ये कहकर गांव की तरफ चला गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस से पूछे। वो चलता जा रहा था, रास्ते पे अचानक इसे एक मंदिर की घंटियों की आवाज़ आई। मंदिर में एक औरत बार बार घंटी बजा रही थी और वो मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठ गया। इसे इस औरत को मंदिर में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और वो रुक गई। इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक नौजवान सीढ़ियों के पास बैठा हुआ था। सुनो लड़के, इस लड़की ने हामिद को बुलाया। हामिद ने इसकी तरफ देखा तो परेशान हो गया। वो औरत किसी भगारन से कम नहीं लग रही थी। हामिद ने कहा कि जी। इस औरत ने हवेली की तरफ इशारा किया और फिर बोली, तुमने वहाँ से मेरी बेटी को आते हुए देखा है? हामिद, नहीं, क्यों, आपकी बेटी हवेली में गई है? वो औरत थोड़ा सोच कर भी बोली, हाँ, अभी कुछ साल पहले ही जब इस हवेली में तो वो साहब के काम से गई थी, लेकिन आज तक वापस नहीं आई। मैं रोज़ मंदिर में इसके वापस आने की प्रार्थना करती हूँ, लेकिन देखो ना कितनी देर हो गई है, वो आज तक नहीं आई। इसका बापू भी बहुत परेशान है चंदा के लिए। हामिद ये सुनकर परेशान हो गया। वो इतना तो समझ गया था कि चंदा इसी दिन गायब हुई है जब इसकी माँ जिंदा थी, मतलब 18 साल पहले की बात है। अचानक किसी लड़की की आवाज़ पर हामिद चौंका। सामने साड़ी में खूबसूरत लड़की खड़ी थी। हामिद ने कहा कि आप कौन हैं? वो लड़की बोली कि मेरा नाम प्रिया है और ये मेरी माँ है, दरअसल मैं इन्हें लेने आई हूँ। ये कहकर हामिद मंदिर की सीढ़ियों से उतरा और वापस जाने लगा। तब तक प्रिया भी अपनी माँ को लेकर जा चुकी थी, लेकिन हामिद ने ठान ली थी कि वो प्रिया से ज़रूर मिलेगा। इसे कहीं ना कहीं लगता था कि चंदा के गायब होने में और इसकी माँ की मौत में कुछ ताल्लुक ज़रूर है। असलम साहब रामू के साथ गांव की सैर करने चले गए थे। सरसब्ज़ ज़मीन, पानी की नदी, कच्ची सड़कें, ज़मीनों पर काम करते हारी, पेड़ों पर परिंदे, आम के दरख्त, जिन्हें देखकर असलम साहब काफ़ी खुश हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो इस गांव में ही रहेंगे। अचानक उनकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो उनकी ज़मीन पर अकेले अपनी बकरियां चरा रही थी। उन्होंने गाड़ी रखवाई और रामू को कहा कि इस लड़की को बुलाओ। जब वो लड़की उनके पास आई तो वो उसको तेज नज़रों से देख रहे थे, और जब लड़की को इस बात का एहसास हुआ तो इसने अपना पूरा चेहरा छुपा लिया। कौन हो तुम, और क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी ज़मीन पर बकरियां चराना कितना बड़ा जुर्म है? वो लड़की बोली
कि मेरा नाम सुमेरा है। मेरे अब्बू बकरियां चराते हैं, वो बीमार थे तो मैं चली आई। मुझे पता नहीं था साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। रामू, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लड़की, तुझे नहीं पता कि सारा गांव जानता है कि हमारे साहब की ज़मीन है। अब देख, तुझे हम ज़मीन में गाड़ देंगे। सुमेरा ने ये सुनकर घबरा गई और कांपने लगी। असलम साहब बोले कि नहीं रामू, इसे सज़ा नहीं देते। सुनो सुमेरा, अगर तुम्हें सज़ा से बचना है तो रात को तैयार होकर पीछे वाले दरवाजे से हवेली आ जाना, और अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे ख़ानदान को कोड़े मार मार कर हम मार देंगे। अब हम जाते हैं, फिर रात को मिलेंगे। उन्होंने रामू को हवेली चलने का इशारा किया और वो दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए। पीछे सुमेरा ने अपने चेहरे से दुपट्टा उतारा, लेकिन ये क्या, अब सुमेरा का चेहरा बदल चुका था। वो सुमेरा से चंदा हो गई थी। चंदा, ज़रूर आऊँगी मैं आज की रात आपको आखिरी रात होगी। रामू और असलम हवेली पहुँच गए थे और कमरे में बैठे थे। रामू बोला कि साहब, आपने बहुत बड़ा तीर मारा है, सांप भी मर गया है और लाठी भी ना टूटी। बस आज रात तैयार रहना, पूरी रात बाकी है। कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने हामिद खड़ा था। तो असलम साहब ने हामिद से कहा कि कोई काम है। वो बोला कि हाँ, मैं गांव जा रहा हूँ घूमने, बस यही मैं बताने आया था। वो बोले कि जाओ बेटा, मज़े करो और अपनी ही ज़मीन है, जो चाहे करो। हामिद ने कहा कि क्या मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ? वो बोले कि हाँ, पूछो। आप तो यहाँ आने से पहले बहुत घबरा रहे थे, फिर खुश किस बात पर हैं? असलम साहब ने जवाब दिया कि बस समझो, मैं इस वजह से परेशान हो रहा था, वो मेरा वहम था और कुछ भी नहीं। हामिद ने कहा कि पापा, मैं आपको एक बात बता दूं, राज को जितना भी छुपा लो इतना ही वो खुल जाता है, और अब मैं चलता हूँ। हामिद बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और मंदिर के पास आकर खड़ा हो गया जब किसी सब्ज़ी वाले की आवाज़ इसके कानों से टकराई। हामिद ने कहा कि सुनो सब्ज़ी वाले। तो वो बोला कि जी साहब, ताज़ा सब्ज़ी है, ले लो, एकदम ताज़ा है, अभी लाया हूँ। तो हामिद ने कहा कि मुझे सब्ज़ी नहीं, कुछ ज़रूरी बात पूछनी है आपसे। सब्ज़ी वाले ने ठेला रोका और बोला कि हाँ साहब, पूछो, क्या बात है? हामिद ने कहा कि आप जानते हैं कि इस मंदिर में जो औरत आती है, रोज़ घंटी बजाती है मंदिर की, वो कहाँ है? तो सब्ज़ी वाले ने कहा कि वो सुरेश की पत्नी है। यहाँ से सीधा जाओगे तो वहाँ सीधा बस्ती है, वहाँ से पहले एक तरफ मुड़ जाना, वहाँ छोटी दुकान है, इसके बाजू में इनका घर है। हामिद इस पते पर पहुँचा और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद प्रिया ने दरवाज़ा खोला। प्रिया ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम हवेली वाले लोग पहले मेरी बहन खा गए, अब मुझे खाने आए हो क्या? प्रिया ने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो हामिद ने इसे रोका। हामिद, देखो, तुम्हें चंदा की कसम है, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी माँ का कातिल कौन है और तुम्हारी बहन को किसने गायब किया है। प्रिया ने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ? हामिद ने जवाब दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं, तुम्हें अगर वाकई मेरी नीयत खराब लगती है तो मैं लौट जाता हूँ। हामिद जैसे ही दूसरी तरफ जाने लगा, प्रिया इसके पीछे आ गई। तो हामिद ने कहा कि वापस चली जाओ, क्योंकि तुम्हें तो मेरी नीयत खराब लगती है ना। प्रिया ने कहा नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे पीछे ना आती, अब तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तुम्हें प्रिया हामिद को नदी के पास ले गई और वहाँ पर बैठ गई। उसे भी बैठने का इशारा किया तो प्रिया बोली कि अब सुनो मेरी बात, ये बात मेरे माता पिता को भी नहीं पता, वो भी इस बात से बेखबर हैं। जब प्रिया हवेली गई तो मैं उस वक्त 2 साल की थी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन चंदा को पता था कि इस दिन इसके साथ क्या हुआ, और चंदा के अलावा किसी और को भी नहीं पता था। वो थी इसकी दोस्त अनीका और इसने मुझे बताया था, लेकिन इस बात पर तुम यकीन नहीं करोगे तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं। हामिद ने कहा कि मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बात का ज़रूर यकीन करूँगा, अब तुम मुझे वो बात बताओ। तो वो कहने लगी कि सुनो, चंदा बहुत हसीन लड़की थी, गांव के लोग तो इसे देखकर ही मर मिटते थे। हमारी माँ पहले इसे महल में रानी साहिबा का काम करवाती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई तो चंदा इसकी जगह चली गई, और जो बड़ी साहब है ना, उन्होंने चंदा को वहाँ देख लिया और देखते ही देखते पसंद भी कर लिया। चंदा को भी बड़े साहब अच्छे लगे। वो रोज रानी से छुप कर चंदा से मिलते थे। चंदा को भी पता चला कि वो चंदा से नहीं बल्कि इसके तन से प्यार करता था। एक दिन रानी ने इन दोनों को देख लिया, लेकिन असलम साहब ने चंदा पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो इससे अपनी तवज्जो खुद हासिल कर रही थी। रानी इसके अगले दिन ही गांव छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। दूसरे दिन चंदा अनीता के साथ बैठी थी जब रामू भागता हुआ आया और उसे कहा कि रानी ने इसे बुलाया है।
इस दिन की रात ही रानी का किसी ने कत्ल कर दिया और चंदा भी गायब हो गई। तो हामिद ने कहा कि मुझे अब समझ आ गया, चलो मेरे साथ। प्रिया ने कहा कि लेकिन कहाँ, अभी रात होने वाली है, मुझे घर जाना है। हामिद ने प्रिया का हाथ पकड़ा और हवेली की तरफ चला गया। हवेली में कोई भी नहीं था। मंगल लाल ने इन्हें बताया कि वो लोग गांव के बंगले पर गए हैं। हामिद को कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए वो प्रिया को लेकर गांव में इस बंगले की तरफ चला गया और दूसरी तरफ असलम और रामू सुमेरा के इंतजार में बैठे थे। तभी दूर से एक लड़की आती दिखाई दी। रामू ने दरवाजा खोल दिया। रामू, लगता है कि छोरी आ गई है साहब, लेकिन इसने तो घूंघट ओढ़ कर रखा है। तभी सुमेरा अंदर आई तो असलम ने रामू को जाने का कहा और जैसे ही वो गया, असलम साहब ने सुमेरा का हाथ पकड़ लिया। सुमेरा बोली कि पहले मेरा चेहरा तो देख लो। असलम साहब ने जैसे ही इसकी आवाज़ सुनी तो वो साकित हो गए। उसने डरते डरते सुमेरा के चेहरे से दुपट्टा हटाया तो वो खौफ से कांपने लगा, क्योंकि सुमेरा की जगह चंदा खड़ी थी। वही चंदा जिसे इसने प्यार के जाल में फंसाकर मार डाला था, और अब जले हुए चेहरे में इसे ही गुस्से से देख रही थी कि अचानक चंदा ने अपनी चुनरी से तेज़दार चाकू निकाला। वो इसे मारने ही वाली थी कि एक आवाज़ ने इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। रुक जाओ चंदा। सामने हामिद और प्रिया खड़े थे। हामिद ने कहा कि छोड़ दो मेरे पापा को। असलम ने शुक्र किया कि तुम लोग आ गए हो मुझे बचाने। चंदा वहाँ से गायब हो गई। शायद वो जानती थी कि अब इसकी आत्मा को शांति मिलने वाली है। हामिद ने कहा कि हाँ पापा, अब आप मेरे साथ आओ। हामिद साहब को लेकर जैसे ही बंगले के बाहर निकला, बाहर गांव के सब लोग जमा थे। असलम साहब, ये सब लोग यहाँ क्यों हैं? तो हामिद ने कहा कि पापा, आपको पता चल जाएगा, आप थोड़ा सब्र करें। दूर से साजिद आता हुआ दिखाई दिया। साजिद बोला कि मैं इन लोगों को लेकर आ गया हूँ। जैसे ही वो हटा, इसके पीछे चंदा की माँ और बाप भी खड़े थे। हामिद इन्हें सामने खड़ा किया और फिर गांव वालों से बोला। वो कहने लगा कि जैसे आप सबको पता है कि 18 साल पहले चंदा गायब हो गई थी और अब इन लोगों से कहा गया है कि वो शहरी बाबू के साथ भाग गई थी। वो भागी नहीं थी। इसके साथ जो कुछ हुआ, इसके साथ जो कुछ किया गया, वो रामू आपको बताएगा। उसके बाद साजिद रामू को गले से पकड़कर सबके सामने ले आया। रामू ने असलम साहब को देखा, फिर सारे गांव को देखने लगा और बोलना शुरू कर दिया कि 18 साल पहले असलम साहब ने ना सिर्फ चंदा को और गांव की बहुत सी लड़कियों के साथ ज्यादतियां की थी और इन्हें मार दिया था। किसी को कुछ भी खबर ना थी, क्योंकि हम लोग इन्हें मार कर ये बात मशहूर कर देते थे कि वो भाग गई हैं। रानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वो वैसे भी बीमार रहती थी और ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने असलम साहब को चंदा के साथ देख लिया और धमकी दी कि गांव वालों को इसकी असलियत बताएंगे। हम लोगों ने मंसूबा बनाया कि रानी को और चंदा को मार देते हैं, राज महल में ही दफन हो जाएगा। हमने रानी को रस्सी से मारा था, इनका दम घुट गया और वो मर गई। फिर चंदा को हमने महीने भर अपने साथ रखा। वो बंगले में थी और हर दिन अजियत वाली ज़िंदगी हम उसे देते थे। इसके बाद हमने इसे पेट्रोल से जलाकर मार दिया और जंगल में फेंक आए। और फिर 18 साल के बाद राणा साहब शहर से गांव आ गए और फिर वही हुआ कि शैतान जाग गया, लेकिन इस बार हम पकड़े गए। ये सुनते ही गांव वालों ने पत्थर उठाए और असलम साहब और रामू को मारने लगे। तब हामिद ने इन्हें रोका। हामिद बोला कि गांव वालों रुको, अगर आज हम इन्हें जिंदा छोड़ दें तो आने वाली नस्ल भी इस तरह की होगी, इसलिए आज के बाद इनको फांसी देनी होगी। मेरी माँ और बहुत सी लड़कियों का कातिल है ये। असलम साहब अपने बेटे की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गए और उन्होंने अपना सर झुका दिया। आखिर गांव वालों ने मिलकर दोनों को फांसी पर लटका दिया और वो दोनों तड़प तड़प कर मर गए। चंदा के माँ और बाप हामिद के सामने खड़े हो गए। उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। सुरेश जो चंदा का बाप था, उसने कहा कि तुम एक फरिश्ता बन के आए हो, तुमने मेरी बच्ची चंदा को न्याय दिलाया है। हामिद ने इस गाँव को इन दरिंदों से आज़ाद कराया। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।